नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों दिलों को छुआ है और शायद तोड़ा भी है। जॉन ग्रीन की मशहूर नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। हमारे पास इस किताब से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण हैं और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये किताब ये सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा क्यों है, इसने इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ी है। तो कहानी की रूपरेखा तो शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगी। ये हेजल ग्रेस लैंकेस्टर नाम की एक 16 साल की लड़की की कहानी है जो कैंसर से जूझ रही है और उसकी मुलाकात होती है ऑगस्टस वाटर से, जो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है। लेकिन कहानी इस मुलाकात से बहुत आगे जाती है। तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं, इस किताब को इतना खास क्या बनाता है? जब ये आई थी तब टीनेज रोमांस की कोई कमी तो थी नहीं, फिर इसमें ऐसा क्या अलग था? मेरे लिए जो बात सबसे पहले दिमाग में आती है वो है बीमारी को दिखाने का इसका तरीका। बहुत बहुत ही सच्चा। हाँ, और यही बात इसे बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग करती है। जॉन ग्रीन ने कैंसर को सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं बनाया है, उसे किरदार की तरह पेश किया है। वो बीमारी को रोमांटिसाइज नहीं करते। हेजल का जो ऑक्सीजन टैंक है वो कोई सिंबल नहीं है, वो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बोझ है, एक हिस्सा है। बिल्कुल। किताब उन छोटी छोटी चुभने वाली सच्चाइयों को दिखाती है, जैसे लगातार होने वाले टेस्ट, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और वो शर्मिंदगी जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने से आती है। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है, ये वो भावनात्मक संघर्ष भी है जो एक मरीज अकेले झेलता है। सही कहा। और मुझे लगता है इसी सच्चाई की वजह से इसके जो डायलॉग्स हैं वो इतने असरदार लगते हैं। वो सिर्फ मजाकिया या रोमांटिक नहीं है, उनमें एक अजीब सी गहराई है। ये ऐसे टीनेजर्स हैं जो अपनी उम्र से कहीं बड़े सवाल पूछ रहे हैं। जिंदगी का मतलब क्या है? मरने के बाद क्या होता है? ये बहुत दिलचस्प हो जाता है ना। उनका वो मशहूर वादा ओके कोई ले लीजिए, पहली नजर में ये सिर्फ 2 शब्द लगते हैं, लेकिन कहानी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक पूरा यूनिवर्स बन जाते हैं। ये एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहने का वादा है। एक ऐसी दुनिया में जहां कल का कोई भरोसा ही नहीं है। ये एक छोटी सी दुनिया है जो उन्होंने सिर्फ अपने लिए बनाई है। एक ऐसा हमेशा जो उन्हें उनके सीमित समय में मिला है। और यही छोटी छोटी चीजें इसे एक आम टीनेज लव स्टोरी से ऊपर उठाकर एक दार्शनिक कहानी बना देती हैं। और शायद इसीलिए इसका भावनात्मक प्रभाव इतना जबरदस्त है। लेखक आपको कहानी में धीरे धीरे खींचता है। आप हेजल और ऑगस्टस के मजाक पर हंसते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप उनसे कितना जुड़ गए हैं। और फिर जब कहानी अपना मोड़ लेती है तो वो चोट बहुत गहरी लगती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे आपने किसी अपने को खो दिया हो। बिल्कुल। जब वो दर्द महसूस करें तो वो दर्द आपका भी बन जाए। ये किताब एक ही समय पर आपको उम्मीद से भरती है और फिर उसे तोड़ भी देती है। ये आपको हंसाएगी भी और फिर बुरी तरह रुलाएगी भी, और यही इसका जादू है। और यही गहरे संवाद हमें कहानी के उन बड़े विचारों तक ले जाते हैं जो इसकी नींव हैं, जैसे कि सीमित समय में प्यार का विचार। ये विषय बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। हमारी पूरी संस्कृति हमेशा हमेशा वाले प्यार पर टिकी है, लेकिन ये नॉवल सवाल उठाता है कि क्या प्यार को सार्थक होने के लिए हमेशा की जरूरत होती है? अच्छा। हेजल और ऑगस्टस की कहानी दिखाती है कि प्यार की गहराई समय की लंबाई से नहीं मापी जाती, बल्कि उस समय में जिए गए पलों की क्वालिटी से मापी जाती है। उनका प्यार भले ही कुछ महीनों का था, लेकिन वो अपने आप में पूरा था, शायद कई जिंदगियों से भी ज्यादा। ये इस विचार को चैलेंज करता है कि एक संपूर्ण जीवन का मतलब लंबा जीवन ही होता है। और एक और दिलचस्प सवाल जो ये किताब उठाती है वो है विस्मृति का डर, मतलब फियर ऑफ ऑब्लिवियन। ऑगस्टस चाहता है कि वो दुनिया में एक निशान छोड़कर जाए और हेजल मानती है कि बस कुछ गहरे रिश्ते बनाना ही काफी है। ये जो फर्क है दोनों में। हाँ, और ये ऑगस्टस और हेजल के बीच का सबसे बड़ा दार्शनिक मतभेद है। ऑगस्टस एक तरह से शेक्सपियर के हीरो की तरह है। वो चाहता है कि उसकी मौत शानदार हो, कि दुनिया उसे याद रखे। उसे भुला दिए जाने से डर लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हेजल है जो मानती है कि इस यूनिवर्स में एक छोटा सा कण होना और कुछ लोगों से गहरा प्यार पाना, बस वही काफी है। उसे पूरी दुनिया से पहचान नहीं चाहिए, बस अपने लोगों की दुनिया में उसकी जगह बनी रहे, यही बहुत है। और कहानी कभी ये नहीं कहती कि कौन सही है और कौन गलत। बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। ये 2 अलग अलग नजरियों को दिखाता है कि एक सार्थक जीवन क्या हो सकता है।
क्या सार्थकता दुनिया पर एक छाप छोड़ने में है या फिर कुछ गहरे व्यक्तिगत रिश्ते बनाने में? कहानी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, है ना? वो पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और फिर एक तीसरा बड़ा विचार है जिसे किताब की एक बहुत मशहूर लाइन में समेटा गया है, दैट्स द थिंग अबाउट पेन, इट डिमांड्स टू बी फेल्ट। दर्द की यही खासियत है, ये महसूस किए जाने की मांग करता है। ये लाइन मुझे हमेशा याद रह जाती है। ये लाइन कहानी के सार को पकड़ती है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि दर्द से भागो, उसे नजरअंदाज करो, हमेशा पॉजिटिव रहो। लेकिन ये किताब कहती है कि नहीं, दर्द जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, आप उसे भाग नहीं सकते। और सच तो ये है कि सबसे खूबसूरत पल अक्सर दर्द के साये में ही खिलते हैं। मतलब खुद को दर्द के लिए भी खोल देना। ये किताब सिखाती है कि दर्द भी विकास और अनुभव का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। और इन सब बड़े विचारों को असल में जिंदा करते हैं इसके किरदार। चलिए उन पर थोड़ी और बात करते हैं। हेजल से शुरू करते हैं। वो सिर्फ एक बीमार लड़की नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है, मजाकिया है, लेकिन उसके मजाक के पीछे एक गहरी उदासी भी छिपी है। हेजल का किरदार बहुत जटिल है, बहुत लेयर्ड है। वो बाहर से बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से वो डरी हुई है। उसका सबसे बड़ा डर खुद की मौत नहीं है, उसका डर ये है कि उसकी मौत उसके परिवार वालों के लिए एक ग्रेनेड की तरह होगी, जो उनकी जिंदगी को बिखेर कर रख देगी। हाँ, ये बहुत पावरफुल इमेज है ना? इसीलिए वो लोगों से एक भावनात्मक दूरी बनाने की कोशिश करती है, ताकि जब वो जाएं तो लोगों को कम से कम दर्द हो। ये उसकी ताकत भी है और एक तरह से उसकी कमजोरी भी। और फिर आता है ऑगस्टस वॉटर्स, जो हेजल की दुनिया में एक तूफान की तरह आता है। वो आत्मविश्वासी है, जिंदगी से भरपूर है और बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर करने में विश्वास रखता है। वो हेजल से एकदम अलग है। ऑगस्टस का किरदार पहली नजर में एक परफेक्ट हीरो लगता है। वो चार्मिंग है, हैंडसम है और हमेशा सही बात कहता है। लेकिन उसकी इस चमक के पीछे भी एक गहरा डर छिपा है। महत्वहीन होने का डर। बिल्कुल, भुला दिए जाने का डर। उसकी सारी बड़ी बड़ी बातें और जेस्चर असल में इस डर से लड़ने का एक तरीका है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद हो। इस तरह हेजल और ऑगस्टस एक दूसरे को पूरा करते हैं। जहां हेजल ऑगस्टस को छोटे पलों की कीमत सिखाती है, वहीं ऑगस्टस हेजल को जिंदगी को खुलकर जीना सिखाता है। तो अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये किताब एक ग्लोबल फिनोमिनन क्यों बन गई? इसकी सफलता के पीछे क्या कारण थे? जब हम इसकी सफलता की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले 2014 की फिल्म आती है। आपको क्या लगता है, उस फिल्म ने इसकी लोकप्रियता में कितना बड़ा योगदान दिया? फिल्म ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो किताब के प्रति काफी वफादार रही और उसने कहानी की जो भावनात्मक आत्मा थी उसे पर्दे पर बहुत अच्छे से उतारा। शेलिन वुडली और एंसेल एल्गॉट की केमिस्ट्री ने हेजल और ऑगस्टस के रिश्ते को जीवंत कर दिया। फिल्म की वजह से ये कहानी उन लोगों तक भी पहुंची जो शायद किताब कभी नहीं पढ़ते। हाँ, उसने किताब को एक पॉप कल्चर मोमेंट बना दिया। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ फिल्मी वजह नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कई चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पहला, इसने किशोरों की भावनाओं से एक ऐसे स्तर पर जुड़ाव बनाया जो बहुत कम किताबें कर पाती हैं। प्यार, दोस्ती, पहचान, मृत्यु, ये उन सभी विषयों पर बात करती हैं जिनसे टीनेजर्स जूझते हैं। बस यहाँ पर दाव बहुत ऊंचे थे। दूसरा, इसकी मार्केटिंग शानदार थी। सोशल मीडिया पर इसके कोट्स वायरल हो गए। ओह हाँ, वो ओके तो हर जगह था। हर जगह वो कोट्स किताब पढ़े बिना भी लोगों तक पहुंच रहे थे। और फिर एक और बड़ी वजह थी बुकट्यूब, मतलब यूट्यूब पर जो बुक रिव्यू चैनल्स हैं। बुकट्यूबर्स ने इस किताब को हाथों हाथ लिया, जिससे ये अपने टारगेट ऑडियंस के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। ये सब मिलकर वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा लगता है। लेकिन कोई भी किताब परफेक्ट नहीं होती। अगर हम ईमानदारी से देखें तो इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसी को पसंद नहीं आती। हाँ, और एक संतुलित नजरिए के लिए उन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे आम आलोचना ये है कि यह किताब अत्यधिक भावुक है। कुछ लोग इसे इमोशनल मैनिपुलेशन भी कहते हैं। उन्हें लगता है कि लेखक ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं ताकि पाठक रोएं। लेकिन क्या ये नहीं कहा जा सकता कि यही इस तरह की कहानी का मकसद है? क्या एक दुखद कहानी का काम आपको भावुक करना नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ के लिए कहानी की ताकत है तो कुछ के लिए ये कमजोरी। एक और आलोचना ऑगस्टस के किरदार को लेकर होती है। कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है, इतना समझदार, इतना मजाकिया, इतना रोमांटिक। हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है
कि वो ज्यादातर लड़कियों के सपनों का लड़का है, असलियत का नहीं। सही। उन्हें ये किरदार थोड़ा अवास्तविक लग सकता है। हालांकि इसके बचाव में ये भी कहा जा सकता है कि उसका ये परफेक्शन भी उसके अपने डरों को छिपाने का एक मुखौटा ही है। और आखिर में इसका जो भारी विषय है वो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। ये मौत और बीमारी की कहानी है और ये कुछ पाठकों के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये किताब हर किसी के लिए नहीं है और ये ठीक है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने इसकी ताकत, इसकी कमजोरियों और इसके कल्चरल प्रभाव पर बात की। हमारे श्रोते से 4.55 की रेटिंग देते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये अनिश्चितता से भरी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये किताब आपको सिर्फ किरदारों के लिए नहीं रुलाती, यह आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद सोच सकें। ये किताब एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर हमें पता हो कि हमारा समय सीमित है, तो क्या हम जिंदगी को ज्यादा गहराई और मायने के साथ जीना शुरू कर देंगे? क्या हम छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ देंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे जो वाकई में जरूरी हैं, जैसे प्यार, रिश्ते और अनुभव? शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश है।